हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं अध्यापक लेवल प्रथम एग्ज़ाम के लिए विद्यालय विषय को। और इसी कड़ी में हम हिंदी सब्जेक्ट के अंदर शब्द ज्ञान टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम संधि पढ़ चुके थे और अभी हम समास टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपने अगर इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है अभी, शब्द ज्ञान और संधि को, तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जा कर के इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ सकती हो। ठीक है, अभी हम समास वाला जो टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको आप कंटिन्यूस देखते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम हिंदी की जो पिछली क्लास आई थी उसमें हम समास का इंट्रोडक्शन जो था कि समास क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसका विच्छेद क्या होता है, उसका विलोम क्या होता है और परिभाषा समास विग्रह क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अभी हम एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, इसका अर्थ हमने देखा था कि जो समास शब्द है उसका अर्थ होता है संक्षिप्त करना। ठीक है, और अगर आप इसको विग्रह करेंगे तो ये बनेगा सम प्लस आस। ऐसे में एक तरफ व्यंजन आ रहा है और एक तरफ स्वर, और इसीलिए यहाँ पर व्यंजन संधि बनेगी। ठीक है, अगर हम इसका विलोम देखें तो विलोम इसका अर्थ होता है व्यास, यानी कि विस्तृत। ठीक है, और परिभाषा के रूप में अगर आप देखेंगे तो समास जो होता है वो कोई भी दो या दो से अधिक जो विभक्ति रहित पद होते हैं उनके मेल को हम समास कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आगे आप ये देखेंगे कि समस्त पद और समास विग्रह में क्या अंतर है। देखो, समस्त पद या सामासिक पद, क्वेश्चन दो तरह से आते हैं कि निम्न का समस्त पद क्या होगा या सामासिक पद क्या होगा, और दूसरा ये आता है कि इस शब्द का कोई भी शब्द देख करके कि इसका विग्रह क्या होगा। तो दोनों में आपको अंतर थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखिए, समस्त पद में क्या होता है कि जिस भी पद में समास हो वह समस्त पद होता है, यानी कोई ऐसा पद जिसमें समास बन सकता हो वो पद क्या होगा, समस्त पद होगा। जैसे राजमाता, राजा की माता, यानी इस शब्द से हम समास बना पा रहे हैं, तो इसीलिए ये कौन सा हो जाएगा, समस्त पद। ठीक है, अब हम विग्रह को देख लेते हैं। विग्रह क्या होता है कि ये जो समस्त पद होते हैं इनके सभी पदों को जब आप विभक्ति लगा करके, कारक चिन्ह लगा करके उनको अलग अलग लिख देते हैं तो वो होता है समास विग्रह। ठीक है, जैसे राजा, राजमाता, इसका हमने देखा राजा की माता। ठीक है, कुछ नियम हैं जिनको आप समास के जो नियम हैं वो समझ करके ध्यान में रखेंगे। पहला नियम है, समस्त पद बनाते समय अगर दो पदों के बीच संधि की संभावना अगर है, ठीक है, तो आपको अनिवार्य रूप से संधि करनी चाहिए। यानी जो आपको शब्द दिया हुआ है, अगर आप उसके समस्त पद बनाना चाह रहे हैं और उसमें अगर संधि हो रही है तो आपको वहाँ पे संधि कर देनी है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है शीत और आतप, जब आप इसको जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आ है वो त के साथ में जुड़ जाएगा। ऐसे में ये बनेगा ता, और पूरा शब्द क्या बन जाएगा, सीता तप। ठीक है, इसी तरह से हमारा सेकंड नियम है कि विग्रह करते समय मूल शब्दों के स्थान पर आप पर्यायवाची शब्द जो है उसका प्रयोग नहीं कर सकते हो। यानी जैसा आपको लिखा हुआ मिला है शब्द समस्त पद, आप उसका विग्रह उसी तरह से बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल से आप समझेंगे, दशानन, दशानन, इसमें जो दश लिखा हुआ है वो शब्द आप देख रहे हैं द और सलगम वाला है ना, तो इसका जब आप विग्रह करेंगे तो आपको यही से लेना है, दूसरा वाला से आपको नहीं लेना है। जैसे 10 है आनंद जिसके, तो ये वाला राइट होगा, लेकिन अगर आपने स जो दूसरा वाला है उसको चुन लिया तो वो गलत हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा नियम है, समस्त पद के पूर्व पद को, जो समस्त पद बना हुआ होता है उसके पहले वाला जो पद होता है उसको प्रथम पद कहते हैं और द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि जो समास होता है उसके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुवीर्य समास। ठीक है, और इसमें भी आपको ध्यान में रखना है कि जो अवयवी भाव समास होता है उसका प्रथम पद या फिर पूर्व पद जो है वो प्रधान होता है।
और जो तत्पुरुष होते हैं उसमें उत्तर पद यानी द्वितीय पद प्रदान होता है। ऐसे ही क्रमधारी, द्विगु, इन दोनों में भी उत्तर पद यानी द्वितीय पद जो है वो प्रदान होता है। और द्वंद्व समास जो होते हैं उसमें क्या होता है कि जो दोनों पद होते हैं वो प्रदान होते हैं, इसीलिए हम इसको उभय पद प्रदान भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बहुवीर्य समास। इसमें दोनों पद या उभय पद अप्रदान होते हैं, यानी कोई भी पद इसमें प्रदान नहीं होता है, अर्थात तीसरा या अन्य पद इसमें प्रदान होता है। अगर यहाँ पर हम विग्रह जब करते हैं तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन सा समास बनेगा। उसी जो ये जो कन्फ्यूज़न होता है उसी को बोला जाता है समाज की शक्ति, है ना। समाज की शक्ति क्या होती है कि जो हम विग्रह बना रहे हैं वही समाज की शक्ति है, यानी समाज की शक्ति उसके विग्रह में निहित होती है। जैसे आप विग्रह करते हैं उसी के आधार पर उसका समास होता है। जैसे यहाँ पर है पीताम्बर, तो इसका जब आप विग्रह करेंगे तो बनेगा पीत है जो अंबर, और दूसरा आप इसका विग्रह कर सकते हैं पीत है अंबर जिसके वह, है ना। तो दोनों का जब आप समास देखेंगे तो पीत है जो अंबर इसमें क्रमधारय समास है, और पीत है अंबर जिसके वह इसमें बहुवीर्य समास है ना। अब इसी तरह से आप अगला एग्जाम्पल दे सकते हैं घनश्याम का। जब आप इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा घन और श्याम। अगर आप इस तरह से विग्रह कर रहे हैं तो इसमें समास होता है द्वंद्व समास। और दूसरी तरह का इसका विग्रह हो सकता है घन के जैसा श्याम, है ना, यहाँ पे तुलना हुई है तो ये क्रमधारय समास होगा। और नेक्स्ट है घन के जैसा श्याम है जो वह, अगर आप इस तरह से विग्रह करते हैं तो इसमें बनेगा बहुवीर्य समास, है ना। तो जो विग्रह है उसी के आधार पर इसका समास का टाइप जो है वो डिसाइड होता है, इसीलिए यहाँ पर जो विग्रह की शक्ति होती है उसी को बोलते हैं समास की शक्ति। यहाँ तक का हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वो क्लास तो आप ज़रूर देखिएगा, अभी मैंने सिर्फ रिकॉल करवाया है ना। अब हम इसका जो पहला प्रकार है अवयवी भाव समास उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जब हमने अभी प्रकार देखे हैं तो वहाँ पर देखा है कि जो अवयवी भाव समास होता है उसमें प्रथम पद या पूर्व पद जो है वो प्रधान होता है ना। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान में रखना है कि जो अवयवी भाव समास है इसमें पहला पद अविकारी होता है और यही प्रधान होता है। अविकारी का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे शब्द होते हैं कुछ जिसमें लिंग, वचन और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो अविकारी शब्द होते हैं। समस्त पद जो होता है वो भी अविकारी या अवयव होता है। जो समस्त पद बनाते हैं हम वो भी अविकारी या अवयव होता है। पूर्व पद प्राय, अधि, यथा, प्रति, आ, अनु, निर, श, उप आदि उपसर्गों के रूप में होते हैं। यानी इसमें जो पहला पूर्व पद होता है वो इन शब्दों के रूप में होता है। जिस पद में अवयवी भाव समास होता है वे किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, जैसे यथा समय, समय के अनुसार, यथा नाम, नाम के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा क्रम, क्रम के अनुसार। ठीक है, तो इस तरह से अवयवी भाव समास का विग्रह किया जाता है। और भी इसके एग्जाम्पल है, उनको आप अच्छे से देख लेना। जैसे यथेच्छा, इच्छा के अनुसार, यथावसर, अवसर के अनुसार, यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो, यथार्थ, जैसा अर्थ है वैसा, बेखबर, बिना खबर के। देखिए थोड़ा सा अलग जो आ रहा है उसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। बेखबर, बिना खबर के, प्रतिदिन या प्रति माह या प्रति वर्ष, तो इसके लिए आप प्रतिदिन अगर आ रहा है तो प्रत्येक दिन, अगर प्रति माह आ रहा है तो हर दिन, और प्रति वर्ष आ रहा है तो दिन दिन। इस तरह से आप इसको जो है विग्रह कर सकते हैं। प्रतिशत, हर शत,
प्रत्यक्ष अक्षी के सामने या आगे वो होता है प्रत्यक्ष। प्रत्येक हर एक या प्रति एक या एक एक। प्रत्यंग हर अंग। प्रतिबिंब बिंब का बिंब। प्रतिनियुक्ति नियमित नियुक्ति के बदले की गई नियुक्ति। आजन्म जन्म से लेकर। इस तरह से जो थोड़ा सा अलग हट के विग्रह हैं उनको आपको जरूर ध्यान में रखने हैं। जैसे यहाँ पर आजन्म, आजन्म का मतलब है जन्म से लेकर। आमरण मरने तक या मरण पर्यंत। आसमुद्र समुद्र पर्यंत। आजीवन जीवन तक या जीवन पर्यंत। आकंठ कंठ तक। आपाद मस्तक मस्तक से पैर तक। यहाँ पर बहुव्रीहि समास भी हो सकता है, वही समास की शक्ति के अनुसार। आजानु बाहु घुटनों तक लंबी भुजाएं, तो यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास हो सकता है। आबाल वृंद जो बचपन से वृद्ध हो। आबाल वृद्ध जो बचपन से वृद्ध हो। अनुहरि हरि के समीप। अनुविष्णु विष्णु के समीप। अनुकूल जैसा कुल है वैसा। अनुमान मापदंड के अनुसार। अनुदेश आदेश के अनुसार। अनुदेश यानी आदेश के अनुसार। प्रतिक्षण हर क्षण। यथा संभव जैसा संभव हो। भरपेट पेट भरकर। याव जीवन जीवन पर्यंत। दरअसल असल में। बाकायदा कायदे के अनुसार। ठीक है, तो ये कुछ विग्रह हैं अवयवी भाव से संबंधित। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए हिंदी में समझने लायक चीज़ें जो है वो बहुत कम होती हैं, आपको फैक्ट याद रखने होते हैं। और जब इस तरह से आप समास वगैरह पढ़ते हैं, संधि वगैरह पढ़ते हैं, तो इन उदाहरणों को आप 2 से 3 4 बार पढ़ेंगे, तब ये आपके अपने आप दिमाग में आएंगे। जैसे शब्द आएगा प्रतिक्षण, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसका विग्रह होगा हर क्षण। ऐसे ही भरपेट अगर शब्द आपके सामने आएगा तो तुरंत इसका विग्रह भी आपके दिमाग में आ जाएगा कि पेट भरकर, है ना। तो आप 3 से 4 बार इसको जब पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से दिमाग में आ जाएंगे। तो आप लिखने के बाद इन शब्दों को, इन उदाहरणों को आप ज़रूर से पढ़िएगा। और अगर आपको उदाहरण इसमें कम लग रहे हैं तो आप जो नवीन प्रबोध वाली बुक आती है उसमें से पढ़िए, और आपके पास जो भी गाइड हो उसमें से भी आप एग्जाम्पल को हल करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर इसके जो नेक्स्ट प्रकार हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।